जो आज का टॉपिक रहेगा वो है फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज को कह सकते हैं कि हिंदी में मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य कौन से होते हैं, मौलिक कर्तव्यों का अर्थ क्या होता है, इन चीजों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो कह सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, हमारे कुछ ऐसे बेसिक ड्यूटीज होती है जिन्हें हमें हर हालत में देश के विकास के लिए अपनाना पड़ता है। और जैसे कि हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जो अधिकार हमें संविधान ने दे रखे हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने देश को कुछ ना कुछ रिटर्न में दे। और रिटर्न में देने के लिए कह सकते हैं कि हमारी कुछ ड्यूटीज बनती है जिनको मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जाना जाता है। तो कह सकते हैं कि हमारे संविधान के अंदर हमारे कुछ मूल कर्तव्य बता रखे हैं। और जो टोटल काउंटिंग में, टोटल यदि उनकी काउंटिंग करते हैं तो कह सकते हैं कि वो 11 है आज के टाइम में। आज के वर्तमान टाइम में मौलिक और मूल कर्तव्य 11 की संख्या में होते हैं। सबसे पहले मूल कर्तव्य जो होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, ये क्या चीज होती है, किसको कहा जाता है, इसके बारे में बताएंगे। कि भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को है रूस के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। कह सकते हैं कि मूल कर्तव्यों को शामिल वो जो रूस का कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से भारत के संविधान में डाले गए हैं। भारत का जो संविधान है उसके भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत नागरिकों हेतु मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान होता है, उसका भाग जो 4A है वहां पर अनुच्छेद 51A दे रखा है। उस 51A के अंदर जो मौलिक कर्तव्य है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है, उनका विस्तार से वर्णन कर रखा है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के लिए कोई व्याख्या नहीं है। कह सकते हैं कि कोई दे जरूर रखे हैं मौलिक कर्तव्य, परंतु इनकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रखी, कोई भी इनकी डिटेल नहीं दे रखी है, सिर्फ कोई भी व्याख्या नहीं कर रखी है। और ये जो मौलिक कर्तव्य है इसे संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, कह सकते हैं 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसमें मूल कर्तव्यों में पुनः एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिससे इसकी कुल संख्या है वो 11 हो चुकी है। ये कह सकते हैं कि हमारे मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि जो मूल कर्तव्य होते हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। और संविधान के जो भाग है 4A में है, अनुच्छेद है 51A में बताए गए हैं। और कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो मूल कर्तव्य है उनको जोड़ा गया था अनुच्छेद 51A में। और जो 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कह सकते हैं 2002 में, इसमें मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 हो गई थी। अब इससे पहले की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि भारत का जब संविधान बना था उस टाइम मूल कर्तव्य कितने थे। उस टाइम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान बना था उस टाइम मूल कर्तव्यों की संख्या 8 थी। उसके बाद में 2 अनदर जोड़े गए, फिर कह सकते हैं कि 1976 के अंदर फिर एक जोड़ा गया, कि 2 1976 में जोड़े गए थे और एक है वो 2002 में जोड़ा गया था। तो वहां पर कह सकते हैं कि मूल कर्तव्यों की संख्या फिर 11 हो जाती है। अब मूल कर्तव्यों की सिफारिश के बारे में बता रखा है कि किसने सिफारिश की थी। 1976 में कांग्रेस पार्टी थी सत्ता के अंदर, तो वहां पर सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के समय में इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इसके द्वारा संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो कह सकते हैं कि 1976 जो सन था उस टाइम में कांग्रेस की सरकार होती थी, और कांग्रेस की जो सरकार थी उसने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे जो आपातकाल था 75 से 77 के समय में, इसमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इसके द्वारा संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वो 8 मूल कर्तव्य कह सकते हैं कि जो चीजें थी, 8 मूल कर्तव्य कौन से थे, उनमें यदि बात करते हैं तो कह सकते हैं कि संविधान का पालन करना, जो हमारे मूल कर्तव्य है वो भी यही है। तो कह सकते हैं कि पहला इसका था कि संविधान का पालन करना व उसके आदर्शों, संस्थाओं एवं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। कह सकते हैं ये हमारा पहला मूल कर्तव्य होता है, हमें संविधान का पालन करना चाहिए। संविधान के अंदर जितने भी आदर्श होते हैं उनकी पालन करना चाहिए। संस्थाओं का, जो सरकारी संस्थाएं होती है उनका पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए उनका।
राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का भी हमें सम्मान करना चाहिए। ये हमारा पहला मूल कर्तव्य होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज फर्स्ट है ये। उसके बाद में सेकंड की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने व उसका पालन करना। कह सकते हैं कि हमें स्वतंत्रता के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हमने लड़े थे, जो भी हमने आंदोलन किए थे, उन आंदोलनों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। उनके उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए और उनका हमेशा से पालन करना चाहिए। तीसरे यदि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हम भारत की एकता को बनाए रखेंगे, एक दूसरे नागरिकों के साथ एकता रखेंगे, राष्ट्रीयता को बनाए रखेंगे और भारत की अखंडता को किसी भी सूरत में गिरने नहीं देंगे, उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। उसके बाद में चौथे मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो राष्ट्र की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य होता है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। कह सकते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा हमारा मूल कर्तव्य होता है। यदि राष्ट्र को हमारी मदद चाहिए, हमारी सेवा चाहिए, तो कह सकते हैं कि उसके लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। उसके बाद में पांचवा हमारा मूल कर्तव्य बनता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और मातृत्व की भावना को जागृत रखना, कि आपस में भाईचारा बना रहे, आपस में सरलता से एक दूसरे के साथ व्यवहार करे और मातृत्व की भावना है वो हमारे अंदर हमेशा, भातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना है वो भी हमेशा होनी चाहिए। उसके बाद में छठा बता रखा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, कि हमें अपनी जो संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, उसको हमेशा गौरवशाली बनाना चाहिए और उसकी जो परंपरा है, कैसे उसके अंदर चेंज हुआ, कैसे बदलाव हुआ, उस चीज की नॉलेज है वो हमेशा हमारे पास होनी चाहिए और उसके महत्व को हमेशा हमें समझना चाहिए। उसके बाद में सातवां बता रखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, कि हमें अपना एटमॉस्फेयर है उसको हमेशा बचाना चाहिए और जो हमारे दूसरे साथी लोग हैं, जो दूसरे अंदर हमारे देश के नागरिक है, उनके प्रति भी हमेशा हमें दया भाव रखना चाहिए। उसके बाद में हमारे अंदर कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मानववाद होना चाहिए और ज्ञान अर्जन की भावना है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, कि हमारा हमें हमेशा साइंटिफिक व्यू के माध्यम से हर चीज को देखना चाहिए और मानववाद के प्रति हमारी सोच है वो बेटर होनी चाहिए और हमेशा न्यू नॉलेज गेन करने के लिए हमेशा हमें जागृत रहने की जरूरत होनी चाहिए। उसके बाद में 9वां बता रखे कि सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हम सुरक्षा करें और किसी भी प्रकार की हिंसा ना फैलाएं और हिंसा से हमेशा दूर रहें। उसके बाद में 10वां है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के लिए सतत प्रयास करें, कि चाहे व्यक्तिगत गतिविधि हो या हमारी कह सकते हैं कि कोई सामाजिक या ग्रुप एक्टिविटी होती है, तो वो यदि हम करना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, किसी भी चीज को सिखाना चाहते हैं, तो कह सकते हैं कि उसके लिए हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है जो 11th और लास्ट कह सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये हमारे कह सकते हैं कि टोटल 11 मूल कर्तव्य होते हैं। एक बार दोबारा से देख लो सर, स्लाइड शो नहीं हो रही सर। एक बार अपना नेट चेक करो वरना वापस आउट होके वापस इन हो जाओ। और भी किसी स्टूडेंट के स्लाइड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। हो रही है सर। अच्छा, जिस भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम है तो कह सकते हैं कि वापस बैक जाके वापस आ जाओ, स्लाइड शो हो जाएगी। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके थ्रू ही प्रॉब्लम है साइड से। अब दोबारा से एक बार बता देते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया हुआ है आपको स्लाइड के अंदर कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में 51 अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य जो नागरिकों के होते हैं उनका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कहीं पर कोई विस्तार से व्याख्या नहीं है।
इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या है वो 11 हो चुकी है। मूल कर्तव्यों की कह सकते हैं कि सिफारिश कहाँ से हुई थी? 1976 में कांग्रेस पार्टी होती थी, उसमें सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिसने राष्ट्रीय आपातकाल को समझते हुए इसके संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसके द्वारा संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 8 मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो जो ये फर्स्ट 8 हैं वो कह सकते हैं स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं। जो फर्स्ट हमारा है वो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। सेकंड बता रखा है कि स्वतंत्रता के लिए हमने जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन किए थे उनको प्रेरित करना और उनके जो उच्च आदर्श होते हैं उनको हृदय में संजो के रखना और उनका पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र की रक्षा करना और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। भारत के सभी नागरिकों में समरसता और भातृत्व की भाईचारे की भावना को जागृत रखना। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारी संस्कृति को बचा के रखना और उसके महत्व को समझना, पर्यावरण की रक्षा करना और प्राणी मात्र के लिए हमें दया भाव रखना चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो कह सकते हैं कि हमारा दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक होना चाहिए, मानववादी होना चाहिए और ज्ञान अर्जन की हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। उसके बाद में 9th बता रखा है कि सार्वजनिक संपत्ति की हम सुरक्षा करेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे। 10th बता रखा है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। ये 11 मौलिक कर्तव्य बता। उसके बाद में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, किंतु 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें 2 और मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा इसमें 11वां मूल कर्तव्य जो कि कह सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना हमारा मूल कर्तव्य बनता है। ये कह सकते हैं कि मूल कर्तव्यों के बारे में आपको रूपरेखा थी। उसके बाद में और मूल कर्तव्य थे। मूल कर्तव्यों का महत्व क्या होता है कि मूल कर्तव्य की इम्पोर्टेंस, फंडामेंटल ड्यूटीज की इम्पोर्टेंस क्या होती है। इसके अंदर बता रखे कि मौलिक कर्तव्य और मूल कर्तव्य को भी नीति निर्देशक तत्वों की भांति संविधान की व्याख्या हेतु उपयोग किया गया है। कह सकते हैं कि संविधान की व्याख्या करनी है, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो संविधान की व्याख्या करते हैं, उसी प्रकार मूल कर्तव्य होते हैं वो भी हमारे संविधान की व्याख्या करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। बिना मूल कर्तव्यों के जो संविधान की व्याख्या है वो करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके बाद में सेकंड बता रखा है कि विधायिका द्वारा विधि निर्माण करते समय कह सकते हैं कि विधानसभा जो होती है वो कोई भी यदि नियम बनाती है, कोई भी कानून बनाती है तो उस समय उसके क्रियान्वयन को आधार बनाया जा सकता है और इन कार्यों का औचित्य सिद्ध करने के लिए इन कर्तव्यों का सहारा लिया जा सकता है। कि हमें कोई भी कानून बनाना है तो कह सकते हैं कि जो मूल कर्तव्य होते हैं उसके माध्यम से हम अच्छे कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट बता रखा है कि संविधान के मूल जो कर्तव्यों की स्थापना में अधिकारों व मूल कर्तव्यों की स्थापना से मूल्यों में स्वच्छ संतुलन स्थापित हो जाता है। कह सकते हैं कि जो मूल कर्तव्यों की स्थापना करते हैं उसके कारण क्या होता है कि जो भी हमारे अधिकार होते हैं, जो भी हमारे मूल कर्तव्य होते हैं, उनकी जो वैल्यूज होती है उनमें संतुलन स्थापित हो जाता है और एक अच्छे मूल्यों का हम निर्माण कर सकते हैं जो कि मानव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उसके बाद में मूल कर्तव्य व्यक्ति के सामाजिक दायित्व की भावना का संचार करते हैं, अतः जिससे राष्ट्रीय भावना में वृद्धि होती है। कि मूल कर्तव्य के द्वारा क्या होता है, सामाजिक दायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, समाज में रहने की, कैसे अच्छा समाज बनेगा, ये भावना हमारे अंदर जागृत हो जाती है और जो राष्ट्रीय भावना में वृद्धि कर लेती है, क्योंकि एक दूसरे से इंसान जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भावनाएं और राष्ट्र का विकास है वो तीव्र गति से हो जाता है। उसके बाद में मूल कर्तव्य भारतीय संस्कृति के अनुकूल है और ये कर्तव्य भारतीय जनता में बंधुत्व की भावना को बढ़ाते हैं। यदि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में ना हो तो कह सकते हैं कि जो बंधुत्व की भावना होती है, राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना है, वो किसी भी रूप में जागृत नहीं हो सकती है। जो मूल कर्तव्य है भारतीय संस्कृति के अनुकूल होते हैं और ये कर्तव्य भारतीय जनता में बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए बहुत अहम भूमिका रखते हैं, इसलिए मूल कर्तव्य होना बहुत जरूरी हो जाता है। ये कह सकते हैं कि मूल कर्तव्य की महत्व के बारे में कि मूल कर्तव्यों के महत्व क्या होते हैं।
दोबारा से एक बार ये रिपीटेशन कर देते हैं कि मूल कर्तव्यों को नीति निर्देशक तत्वों की भांति संविधान की व्याख्या हेतु उपयोग किया जाता है। विधायिका द्वारा विधि निर्माण करते समय और इनको क्रियान्वयन का आधार बनाया जाता है और कार्यों का औचित्य सिद्ध करने के लिए इन कर्तव्यों का हमेशा से सहारा लिया जाता है। संविधान में मूल कर्तव्यों की स्थापना से अधिकारों जो कर्तव्यों की स्थापना से जो मूल्य होते हैं वो स्वच्छ संतुलित हो जाते हैं। मूल कर्तव्य व्यक्ति के सामाजिक दायित्व की भावना का संचार करते हैं और इससे राष्ट्रीय भावनाएं वो भी ज्यादा बढ़ जाती है। मूल कर्तव्य भारतीय संस्कृति के अनुकूल होते हैं। ये कर्तव्य भारतीय जनता में बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए जरूरी हो जाते हैं। ये कह सकते हैं कि इनके महत्व के बारे में था। उसके बाद में आ जाता है वर्मा समिति रिपोर्ट। अब जो वर्मा समिति थी इसको JS वर्मा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। और JS वर्मा का यदि हम पूर्ण रूप से विस्तार करें तो कह सकते हैं कि जगदीश सहारण वर्मा समिति रिपोर्ट 1999 थी जो मूल कर्तव्यों से संबंधित थी। और ये जो जगदीश सहारण थे कह सकते हैं कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो चेयरमैन थे और कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और जो नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन था उसके चेयरमैन भी होते थे। जगदीश सहारण वर्मा समिति रिपोर्ट कह सकते हैं कि जगदीश सहारण जो वर्मा थे वो जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत थे और साथ में कह सकते हैं कि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन थे उसके चेयरमैन भी थे। यदि ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि 1999 से 2003 तक ये चेयरमैन रहे थे। और ये जस्टिस की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत थे। और ये 1997 और 98 में कह सकते हैं कि 25 मार्च 1997 से लेकर 28 जनवरी 1998 तक जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर भी कार्यरत थे। तो कह सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन से भारत का हर कोई नागरिक परिचित होता था। और इनकी जो इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर स्क्रीन के अंदर बताया गया है कि वर्मा समिति रिपोर्ट। वर्मा समिति की रिपोर्ट के अनुसार कुल मूल कर्तव्यों का अनुपालन करने हेतु पहले से ही कुछ वैधानिक प्रावधान है, जैसे कि राष्ट्रध्वज, भारतीय संविधान व राष्ट्रगान के प्रति कोई अवमानना ना प्रदर्शित कर उसका सम्मान करे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि हम राष्ट्रीय ध्वज का जो सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे और भारतीय जो संविधान है उसका सम्मान करेंगे। उसके प्रति किसी भी प्रकार की हम है वो अवमानना का प्रदर्शन नहीं करेंगे, किसी भी रूप में इनका अनादर नहीं करेंगे। उसके बाद में कह सकते हैं कि जाति, धर्म व अन्य किसी भी आधार पर हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और इन्होंने कहा था कि जाति और धर्म के आधार पर या किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव वर्जित होने चाहिए। उसके बाद में बताया था कि राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाने वाले कार्य IPC की धारा के तहत दंडनीय है। कि राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाने वाले कोई भी कार्य हो वो IPC की धारा के तहत आएगा और वो एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब IPC का मीनिंग क्या होता है? कौन बताएगा? IPC फुल फॉर्म क्या होता है IPC की? इंडियन पेनल कोड। और से बोलो। इंडियन पेनल कोड। हाँ जी, इंडियन पेनल कोड इसकी फुल फॉर्म होती है IPC की। और कह सकते हैं कि इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता है IPC। और कह सकते हैं कि IPC जो था ये भारत में कब से लागू हो चुका है? किसी भी स्टूडेंट को पता हो कि भारत में IPC कब से लागू है? 1860। हाँ जी, 1860 ईस्वी से कह सकते हैं कि 1860 अंग्रेजों के टाइम से ही भारत के अंदर IPC की धाराएं हैं वो चली आ रही है। और इसको सजा का प्रावधान कह सकते हैं कि इन्हीं के तहत होता है। कुल अध्याय की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि IPC के अंदर लगभग 23 अध्याय होते हैं। और धाराओं की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि 522 धाराएं टोटल, या इससे भी कुछ अधिक है क्योंकि चेंज होते रहते हैं। तो लगभग 522 से ऊपर जो IPC की धाराएं टोटल हो चुकी है। और IPC के तहत कौन नहीं आता? कि ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है जो IPC की धारा के
अंतर्गत नहीं आते। तो वहां पर कह सकते हैं कि भारतीय सेना है उसके ऊपर कभी भी आईपीसी की धारा नहीं लगाई जा सकती। और कह सकते हैं कि जो 370 धारा हटी है जो जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर में आईपीसी की धारा 370 हटने से पहले नहीं लगाई जा सकती थी। 370 धारा जब वहां पर हटी है तो वहां पर भी आईपीसी की धाराएं हैं वो लागू हो चुकी है। उसके बाद में बता रखा है कि धर्म से जुड़ी आक्रामक जितनी भी गतिविधियां आती है वो आईपीसी की धारा के अंतर्गत आएगी। इंडियन पैनल सर अंतर्गत अभी कश्मीर में जो 370 धारा हटी है तो अभी वहाँ इंडिया का कानून मतलब आईपीसी की धारा लगती है वहीं पर। इंडियन पैनल कोड के धाराएं जो है 522 वो कह सकते हैं कि कोई भी अपराध करता है या कोई भी राष्ट्र एकता को हानि पहुंचाने का कार्य करता है तो वहां पर वैसा ही सिस्टम अब है जो ऑल इंडिया के अंदर। उससे पहले कह सकते हैं कि वहाँ की जो सरकार थी उसके कुछ अलग प्रावधान होते थे, वो धाराएं वहां पर नहीं लगती। उसके बाद में धर्म से जुड़ी आक्रामक गतिविधियां आईपीसी की धारा के अंतर्गत आती है कि धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी आक्रामक गतिविधियां होगी वो भी आईपीसी की धारा के अंदर जुड़ी हुई है। उसके बाद में मूल कर्तव्यों की आलोचना क्यों की जाती है, कह सकते हैं कि मूल कर्तव्यों को आलोचना करने का, क्रिटिसिज्म करने का इनका कुछ रीजन होता है जो ये बता रखे हैं कि मूल कर्तव्य ना तो कोई बाध्यकारी होता है और ना ही इनका हनन होने पर हम न्यायालय जाया जा सकते हैं। कि हमारे मूल कर्तव्य हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं है, हम माने या ना माने ये खुद की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही इनका हनन होने पर हमारे मूल कर्तव्य का कोई हनन करता है तो वहां पर कह सकते हैं कि न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। किसी भी हम सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या कह सकते हैं कि जो स्टेट कोर्ट होते हैं हमारे उनका सहारा नहीं ले सकते। कुछ मूल कर्तव्यों का दोहराव है जैसे कि संपूर्णता, एकता और अखंडता है, इनका रिपीटेशन कह सकते हैं कि इन तीनों चीजों को बार बार हर जगह दिखा दिया जाता है तो वहां पर कह सकते हैं कि इनका दोहराव होने की कंडीशन बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। मूल कर्तव्य में मतदान को शामिल नहीं किया गया है, जो टैक्स है उसको भी शामिल नहीं किया गया कि हर मनुष्य को टैक्स है वो पेड करना चाहिए। परिवार नियोजन भी इसके अंदर शामिल नहीं है जो कि कह सकते हैं कि प्रमुख मुद्दे हैं आज के टाइम में। वहां पर कह सकते हैं कि मूल कर्तव्य के अंदर मतदान को भी जोड़ना चाहिए, कर प्रदान करने के सिस्टम को जोड़ना चाहिए और परिवार नियोजन को भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये चीजें इसके अंदर शामिल ना होने की वजह से इनकी आलोचना होती है। कुछ मूल कर्तव्यों की भाषा जटिल होती है जैसे कि उच्च आदर्श क्या होते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है। तो वहां पर कह सकते हैं कि उच्च आदर्श की कोई लिमिटेशन नहीं होती कि कौन कौन सी वैल्यू उच्च आदर्श के अंदर आएगी, कौन सी निम्न के अंदर आएगी, कौन सी सामान्य आदर्श के अंदर आएगी। उसी प्रकार वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस व्यक्ति का वैज्ञानिक है इसके बारे में भी कहीं पे भी विस्तार से कुछ नहीं मिलता है। तो कह सकते हैं कि इन शब्दों का जटिल शब्द है, इनका इस्तेमाल किया गया है, सिंपल वर्डिंग का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं है तो उसकी वजह से भी इसकी आलोचना होती है। यही कह सकते हैं कि आज का टॉपिक था। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक स्लाइड दिख रही है कि पेपर में क्वेश्चन किस आधार पर पूछे जाते हैं। तो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो कह सकते हैं कि इस आधार पे आते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, इनका क्या महत्व है। सेकंड पूछ लिया जाता है कि मौलिक कर्तव्य